भारत में मॉनसून सिर्फ बारिश नहीं, तबाही बन चुका है। कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र, हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक कहीं बादल फटते हैं, कहीं जमीन खिसक जाती है और इस जमीन को ऊंची ढलान से नीचे गिरने की घटना को ही कहा जाता है लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन। ये कुछ सेकंडों में ही जिंदगी को मलबे में दबा देती है। तो यही घटना होती है 14 अगस्त को कश्मीर की घाटी में, जिसने वहां हाहाकार मचा दिया। 68 लोगों की जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म हो गई और इस लैंडस्लाइड ने सिर्फ कश्मीर की घाटी में ही नहीं, हिमाचल प्रदेश के लोगों के जीवन में भी भूचाल ला दिया है। सिर्फ 2025 के मानसून में यहाँ 278 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। तो सवाल उठता है साहब कि आखिर हर साल ये लैंडस्लाइड होते क्यों हैं? सरकार की तैयारी कहां तक है और क्या इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकल सकता है? सवाल ये भी है कि हर साल रेवेन्यू में नुकसान होने के बाद भी सरकार इन एरियाज को डेवलप क्यों नहीं करती है? क्या मजबूरी है? टूरिज्म, बॉर्डर या हमारा लालच? साथ ही भारत में कौन सी जगहों को लैंडस्लाइड से ज्यादा खतरा है? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस महीने घाटी में बादल फटने से लोग तो मरे ही हैं, लेकिन 200 से ज्यादा लोग गायब भी हो गए। इससे पहले 5 अगस्त को उत्तराखंड की पहाड़ियों में भी ऐसा ही हुआ। अचानक लैंडस्लाइड हुई, पूरा गांव नेस्तनाबूद हो गया और हिमाचल प्रदेश तो ऐसा लगता है कि इसका प्रैक्टिस ग्राउंड है। मॉनसून आते ही सड़कों पर पहाड़ खिसक कर रास्ते बंद कर देते हैं। यानी मॉनसून देश के कुछ हिस्सों में तो रोमांटिक लगता है, लेकिन कुछ हिस्सों में मौत का इन्विटेशन बनकर आता है। तो सवाल उठता है कि ये पहाड़ अचानक हर साल ऐसे खिसकते क्यों हैं? चलिए इसे आसान भाषा में आपको समझाते हैं। दरअसल पहाड़ पर मिट्टी और चट्टानें एक दीवार की तरह जमी रहती हैं, लेकिन जैसे ही बारिश होती है तो पानी को ये अब्सॉर्ब कर लेती हैं। नतीजा ये होता है कि मिट्टी का वजन भारी हो जाता है, साथ ही उसकी पकड़ भी ढीली हो जाती है और जैसे ही पकड़ कमजोर पड़ी, मिट्टी पत्थर ऊपर से नीचे की ओर तेजी से गिरने लगते हैं। इसे ही लैंडस्लाइड कहा जाता है। लेकिन अकेले बारिश ही इसका कारण नहीं है। कभी भूकंप जमीन हिला देता है, कभी ज्वालामुखी का लावा जमीन फाड़कर निकलने लगता है। ये तो है प्राकृतिक कारण, लेकिन इंसान वो भी पीछे नहीं है। बिना रोक टोक पेड़ काट रहे हैं, माइनिंग्स कर रहे हैं। इन सब के अलावा बिल्डिंग्स तो ऐसे बन रही हैं जैसे प्लांटेशन हो रहा हो। यानी प्रकृति तो कारण बनती ही है, लेकिन हम लोग भी इस नेचुरल डिजास्टर को इन्विटेशन दे रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या भारत सरकार ने इसे रोकने के लिए कोई स्टेप लिए हैं या फिर सिर्फ दर्शक बनकर देख रही है? तो जवाब है हाँ, सरकार ने कई पॉलिसीज बनाई है। साल 2005 में एक लॉ बनाया गया, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जिसका मकसद था आपदा से पहले प्रिपरेशन और उसके बाद लोगों का रिहैबिलिटेशन। फिर 2019 में रणनीति बनाई गई, नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी यानी NIDM। इसे सिंपल वर्ड्स में कहें तो एक पूरा रोड मैप कि कहां खतरा सबसे ज्यादा है, उसका रिस्क मैप बनाना, पहाड़ों की लगातार मॉनिटरिंग करना और लोगों तक अर्ली वार्निंग पहुंचाना। खैर, अब बात करते हैं NIDM। इसे समझने के लिए दरअसल इसे एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मान सकते हैं। बेसिकली ये अलग अलग अथॉरिटीज को ट्रेनिंग देती है कि डिजास्टर आने से पहले एक्शन कैसे लेना है। कुल मिलाकर सरकार सिस्टम को पहले से ही गाइडलाइंस और स्ट्रेटेजी से लैस करने की कोशिश कर रही है, ताकि किसी भी टाइप की नेचुरल डिजास्टर होने पर लॉस को कम किया जा सके। यानी सरकार तो अपनी साइड से पॉलिसीज बना रही है, लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ पॉलिसीज काफी हैं? वैसे कोई भी बड़ा बदलाव आता है हमारी चॉइसेस और आदतों से। पहला स्टेप, हमें पेड़ काटना बंद करना होगा। ये पेड़ हमें सिर्फ जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं साहब, बल्कि जमीन को पकड़कर भी रखते हैं। लेकिन हम इसको काटे जा रहे हैं, जिससे मिट्टी ढीली हो रही है और ये मिट्टी बहकर अच्छी खासी चल रही जिंदगी को तबाह कर देती है। दूसरा स्टेप, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना। ये काम सरकार के अलावा हमारा भी है। गांव मोहल्लों में पेड़ लगाएं ताकि मिट्टी की पकड़ स्ट्रांग होगी। तीसरा स्टेप, सीढ़ी नुमा खेती। पुरानी टेक्निक जरूर है, लेकिन कारगर है। ये मिट्टी को बहने से रोकती है। यानी सॉल्यूशन सिर्फ सरकार की पॉलिसीज में ही नहीं है, बल्कि हमारी और आपकी चॉइसेस में भी है। मतलब इसका परमानेंट सॉल्यूशन डिफिकल्ट जरूर है, पर इम्पॉसिबल नहीं। अब सवाल है कि आखिर भारत के कौन कौन से इलाके भूस्खलन के लिए सबसे ज्यादा खतरे में रहते हैं, यानी कितने क्षेत्र सेंसिटिव जोन में आते हैं? इस सवाल का जवाब सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। वैसे भारत का बड़ा हिस्सा सेफ जोन में है, लेकिन फिर भी हमारा देश टॉप 5 देशों में आता है जहां सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड्स होते हैं। इंडिया में सबसे पहला जोन है नॉर्थ ईस्ट, अरुणाचल से लेकर मिजोरम और सिक्किम तक। यहाँ जब बारिश होती है तो पहाड़ ऐसे बहते हैं जैसे हवा में रेत का महल। ये वो एरिया है जहाँ सबसे ज्यादा यानी 50% लैंडस्लाइड होती है। दूसरा बड़ा जोन है हिमालय क्षेत्र। यहाँ पर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर
यहाँ के पहाड़ बर्फ के साथ मानो तबाही के साथ गठबंधन किया होता है। तीसरा जोन वेस्टर्न घाट। देखिए मानसून आते ही महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु की पहाड़ों से मिट्टी और चट्टानें खिसकना नॉर्मल बात हो जाती है। चौथा जोन ईस्टर्न घाट, खासकर आंध्र प्रदेश का अरकू घाटी और विशाखापट्टनम का एरिया। यहाँ पहाड़ नॉर्मल डेज में शांत खड़े रहते हैं, लेकिन बारिश होते ही सूखे पत्ते की तरह प्लेन सरफेस की ओर गिरने लगते हैं। तो कुल मिलाकर साहब भारत में 4 बड़े सेंसिटिव जोन हैं: नॉर्थ ईस्ट, हिमालय, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। अब यहाँ पर हम उन 4 देशों के नाम भी बता देते हैं जहाँ लैंडस्लाइड सबसे ज्यादा होते हैं। वो देश है चाइना, फिलीपींस, इंडोनेशिया और कोलंबिया। तो अब आते हैं अपने उस सवाल पर कि सरकार की क्या मजबूरी है कि भाई हर साल हजारों करोड़ों का रेवेन्यू लॉस होता है, सैकड़ों जिंदगियां खत्म होती हैं, फिर भी सरकार जगह को खाली कराने के बजाय बार बार डेवलप करती है। आखिर क्यों? क्योंकि सरकार के लिए इन क्षेत्रों को छोड़ देना मतलब देश के बैकबोन को कमजोर कर देना। दरअसल साहब ये पहाड़ियां कई मायनों में देश की डेवलपमेंट्स और सिक्योरिटी की बैकबोन है। टूरिज्म फैक्टर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट सिर्फ पहाड़ नहीं है बल्कि करोड़ों लोगों की रोजी रोटी का जरिया है। यहाँ की डेवलपमेंट और खूबसूरती टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है, जिससे होटल, टैक्सी और यहाँ की सभी लोकल इकोनॉमी चलती है। बॉर्डर सिक्योरिटी फैक्टर, नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र और कश्मीर सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट नहीं है बल्कि देश की सिक्योरिटी के लिए सेंसिटिव जोन है। तो यहाँ पर ब्रिजेस, रोड्स, टनल्स बनाना यानी इन क्षेत्रों में डेवलपमेंट सरकार की मजबूरी के साथ जिम्मेदारी भी बन जाती है, ताकि सेना बॉर्डर तक इजीली मूव कर सके। इतना ही नहीं, इन क्षेत्रों को डेवलप करने का रीजन हमारा लालच भी है। लेकिन कैसे, चलिए उसको भी आपको बताता हूँ। दरअसल हम लोग पहाड़ों पर घूमने के लिए जाते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि यहाँ पर हाईवेज, लग्जरी होटल्स और एडवेंचर स्पोर्ट्स हों। यही एक्सपेक्टेशन सरकार पर प्रेशर बनाती है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए जाएं। इसके लिए लोकल लोग भी सरकार पर प्रेशर बनाते हैं। यानी सरकार के पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो डेवलपमेंट रोके और लाखों लोगों की रोजी रोटी खत्म कर दे, या विकास करके नेचुरल डिजास्टर का रिस्क उठाए। इस जवाब को जानने के बाद तो लगता है साहब कि डेवलपमेंट मजबूरी है, चॉइस नहीं। लेकिन सरकार दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज करे, झेलना वहां के इनोसेंट पीपल को ही पड़ता है। अब एक सवाल आप पर छोड़ जाते हैं कि क्या कभी हम डेवलपमेंट और नेचर के बीच बैलेंस बना पाएंगे, या हमें हर साल सैकड़ों इनोसेंट लोगों की मौतें देखनी पड़ेंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।